हेलो एवरीवन। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस साल का नोटिफिकेशन 2021 के लिए जारी किया गया और 2021 के नोटिफिकेशन के साथ ही जो वैकेंसीज देखने को मिली उसको कारण एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है कि क्या लैटरल एंट्री के कारण यूपीएससी में जो वैकेंसी निकल रही है क्या उनकी संख्या में लगातार ये गिरावट की स्थिति देखी जा रही है। और इस प्रोस्पेक्टिव से हमें ये समझना होगा कि लैटरल एंट्री क्या है और क्या सरकार के द्वारा लैटरल एंट्री का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके कारण जो एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के प्रिपरेशन करने वाले छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या एक निगेटिव एस्पेक्ट से इसे देखा जाना चाहिए और इसके क्या इंपैक्ट और प्रभाव हैं, और इन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी को आप समझा देता हूँ और उसके बाद लैटरल एंट्री के कारण यूपीएससी के द्वारा 2019 और 2020 में जो पद भरे गए हैं वो कितने पद अब तक भरे जा चुके हैं, कितनों को लेकर यहाँ पे आवेदन किया जा रहा है और क्या उसका एक इम्पैक्ट आपको इसमें पड़ता हुआ दिखाई देता है, उसको लेकर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, यूपीएससी ने इस साल का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया। इसको लेकर पहले से एक विवाद चल रहा था कोविड 19 के इम्पैक्ट के कारण कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे और उसके कारण इनका नोटिफिकेशन आने में लेट हुआ। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर देखें तो आपको फॉर्म जो फिलअप करने की डेट है वो 4/3/2021 से स्टार्ट हो गई है और ये लास्ट डेट आपको ज्यादा समय नहीं दिया गया है, सिर्फ 20 दिन का समय दिया गया है। 24/3/2021 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो यूपीएससी का जो इस साल का एग्जाम होना है, प्री एग्जाम आपका 27/6/2021 को होगा और जो इसका मेन से प्रारंभ हो जाएगा वो आपको यहाँ पर सितंबर के महीने में जाकर स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके एग्जाम जो डेट है वो आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एज लिमिटेशन जो है किस आयु वर्ग के बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो 21 से 32 साल की एक आयु लिमिटेशन यहाँ पर खासकर जनरल कैटेगरी के संदर्भ में यहाँ पर आप देखने को मिलती है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो बात हम चल रही क्या लैटरल एंट्री के कारण पोस्ट में जो गिरावट देखने को मिली है, तो यहाँ पर इस बार कितनी पोस्ट आई है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है यहाँ पर 822 यहाँ पे पोस्ट इस साल की वैकेंसी में आपको देखने को मिल रही है। और इसमें आईएएस की जो पोस्ट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, भारतीय प्रशासनिक सेवा की, यहाँ पे 712 पद हैं। इसके अतिरिक्त आईएफएस की जो पोस्ट है यहाँ पर वो 110 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 822 है, लेकिन आईएएस की जो पोस्ट है वो 712 ही पोस्ट यहाँ पर इस बार निकली हुई है। तो यहाँ पर अब इस बार को लेकर ये देखिए, जो पोस्ट है, वैकेंसीज हैं जिनको फॉर्म भरना है, देखिए फिल कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं है। उसको लेकर वहां पे नोटिफिकेशन आप स्पष्ट कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे और उसकी तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लैटरल एंट्री का जो मुद्दा है, क्या वो इस समय एग्जाम में जो वैकेंसीज आ रही है, क्योंकि उसका इंपैक्ट हम पर पड़ेगा। कम वैकेंसीज आएंगी तो कम वहां पे फॉर्म, वहां पर आप जो भरे जाएंगे बच्चे उनको कम क्वालिफाई होंगे मेंस देने के लिए और उससे भी कम वहां पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो वहां पे प्रोसीजर में क्या होगा, वो कमी होती है आपको दिखेगी। वहां पे आपको नंबर ऑफ जो क्वालिफाइड बच्चे होंगे उनकी संख्या में कमी आएगी और इसके कारण कंपटीशन का लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे प्रमोशन इत्यादि की भी प्रॉब्लम लैटरल एंट्री के कारण होती है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले आपको जो वैकेंसीज आई हैं उनका इंपैक्ट भी एक बार देख लेते हैं। 2014, 15 और 16 में अगर लगातार वैकेंसीज की लिस्ट को देखें तो यहाँ पर 1296, 1164 और 1079, 1000 से ज्यादा पोस्ट आपको लगातार इन साल देखने को मिलती है 14, 15 और 16 में। 17 की भी बात करते हैं तो अराउंड आपको 1000 पोस्ट, 980 पद यहाँ पर आपको यूपीएससी के द्वारा फिल करने वैकेंसीज निकाली गई। लेकिन इसके बाद 2018 में देखें तो यहाँ पे पोस्ट जितनी थी, वैकेंसी आपको 782 वैकेंसी ही आपको देखने को मिलती हैं। अर्थात 2014 से 2018 के बीच के देखें तो करीब 40% की यहाँ पर आपको गिरावट वैकेंसी में आपको देखने को मिलती है। 2018 के बाद अगर 2019, 20 और 21 का भी देखें तो यहाँ पे कोई खास आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता, अर्थात बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। 896, 796 और 812 पद ही यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो 700 से 800, 900 के बीच में ही टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही थी। जो एक समय आपको 1100, 1200 की वैकेंसी थी वो आप 700, 800 तक, 900 तक आ गई हैं। तो ये इतने नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं इसमें आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरीके से आप बात करें, ये 30-40% गिरावट, तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, आपको प्रशासनिक संदर्भ में ज्यादा लोगों की आपको आवश्यकता पड़ेगी और वहां पर ऐसी दृष्टिकोण से आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कम हो रही हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे लैटरल एंट्री के माध्यम से जो स्थितियां डेवलप की गई, क्या लैटरल एंट्री का इस पर कितना प्रभाव पड़ा है, लैटरल एंट्री होता क्या है, इसके लाभ और हानि क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि किसी यहाँ पे पूरा आलोचना करना उद्देश्य नहीं है, ये भी समझना जरूरी है कि लैटरल एंट्री के क्या कोई फायदे हैं, सरकार के द्वारा इसे लाया क्यों गया। तो उस प्रोस्पेक्टिव को भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूं और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपका लैटरल एंट्री के माध्यम से कितने अब तक पोस्ट भरे गए हैं।
देखिए लैटरल एंट्री होता क्या है, एक पार्श्व भूमिका के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट एक पदों पर भर्ती की जाती है और उच्च पदों पर। यहाँ पर देखिए निजी क्षेत्र से कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है और उन्हें सरकारी संगठनों में एक विशेषज्ञों के तौर पर नियुक्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें भारत सरकार के द्वारा, जो कि निजी क्षेत्र में राजस्व क्षेत्र में काम कर रहे हों, वित्तीय सेवाओं में, आर्थिक मामलों के, कृषि, सड़क परिवहन, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों में जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले लोग आपके हैं, स्पेशलाइजेशन है जिसका, उन लोगों को सरकार सीधे यहाँ पर लैटरल एंट्री के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक क्षेत्रों में, भारतीय मंत्रालयों में सचिव के स्तर पर, निदेशक के स्तर पर डायरेक्ट यहाँ पर भर्ती कर रही है। अब यहाँ पर यदि आप ऐसी प्रक्रिया लेकर आते हैं, सरकार ने ऐसा किया क्यों है? तो यहाँ पर देखिए भारत सरकार को जिस तरीके से स्थितियां डेवलप हुई हैं और जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कहते हैं विशेषज्ञों की कमी है। और ये विशेषज्ञों की कमी के कारण नीति निर्माण क्रियान्वयन में कई बार समस्या देखने को मिलती है और सरकार ने इस समस्या को दूर करने को लेकर यहाँ पर एक प्रक्रिया लेकर आए, लैटरल एंट्री। लेकिन कहने का तात्पर्य, सोचने का थोड़ा सा ये भी है, यदि आपको विशेषज्ञ ही चाहिए था तो आप इस तरीके से एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे हैं जिसके माध्यम से आप विशेषज्ञ लोगों को भर्ती करें? आप फिर क्यों इस तरीके का एग्जाम ले रहे हैं जहां आपको सामान्य के लोग मिल रहे हैं? अगर आपको विशेषज्ञ ही चाहिए तो फिर विशेषज्ञ लोगों के संदर्भ में इस तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराए जाने चाहिए। यूपीएससी के द्वारा अपने एग्जाम सिलेबस को वहां पर चेंज जरूर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको एक तरीके से सीधा, आपका सिर्फ एक कहने का मतलब है कि आपको प्राइवेट सेक्टर के लोगों को एंट्री देनी है और उसके संदर्भ में आप लैटरल एंट्री लेकर आते हैं। अब इसके संदर्भ में सरकार कहती है इसके अपने लाभ हैं। क्या लाभ हैं? तो कहते हैं कि जटिलता को संबोधित करना, क्योंकि विशेषज्ञ जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र की जटिल से जटिल समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जो कि सामान्य अधिकारी नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर ये हमारी सहायता कर सकते हैं, उसलिए उनको लाया गया है। दूसरा, कार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो विषय विशेष की जानकारी है एक दूसरे के साथ साझा करना, उनके क्रियान्वयन और प्लानिंग को लेकर कार्य कर सकता है, और सरकारी और निजी संगठन साथ में मिलकर इसमें कार्य करने की भूमिका के तहत एक बेहतर रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। संगठनात्मक जो संस्कृति होगी वो बेहतर होगी। पीपीपी मॉडल के आधार पर जो होती है, एक तरफ से तकनीकी का इसमें समावेश किया जाएगा, तो दूसरी तरफ से यहाँ पे दक्षता का समावेश करके एक बेहतर स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। एक तरफ यहाँ पे डेटा होगा और दूसरी तरफ से नॉलेज होगा, और डेटा और नॉलेज का बेहतर प्रयोग करके आधुनिक तकनीकों का समावेश करके एक संगठनात्मक ऐसी संस्कृति विकसित की जाए जिसके माध्यम से जनमानस को लाभ पहुंचाया जा सके। साथ ही सहभागी शासन को लेकर आना है, जिसके माध्यम से यहाँ पर निजी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर हम कहते हैं कि आपका सरकारी संगठन हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो, जनता हो, प्रशासन हो, सभी का एक मूल उद्देश्य यहाँ पर मिलकर के एक ऐसी सहभागी शासन व्यवस्था को लागू करना जिसके माध्यम से देश, राष्ट्र और लोगों का यहाँ पर एक बेहतर लाभ की स्थिति प्राप्त की जा सके। लेकिन ये आप तर्क जरूर देते हैं, लेकिन इस तर्क के पीछे अगर हम इसके दूसरे पहलुओं का भी अवलोकन करें तो कई सारी आपको इसमें समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज, पारदर्शी कोई प्रक्रिया नहीं है। सरकार किन लोगों का चुनाव कर रही है उसके लिए ठीक है, आपने क्राइटेरिया जरूर सेट किया है, लेकिन उस क्राइटेरिया में कौन कितना फिट बैठता है, सरकार किसको नियुक्त कर रही है, वहां पर मूलतः आजकल के संदर्भ में जिस तरीके से सरकार नियुक्त कर रही है लोगों को, वहां पर ऐसा ही है कि सरकार के संदर्भ में जो लोग अच्छा बोल रहे हैं, जो हितैषी हैं, उनका सरकार सिलेक्ट कर रही है और उनको बड़े बड़े पदों पर भर्ती कर रही है। तो यहाँ पर एक पारदर्शी प्रक्रिया का अभाव, अगर आप चुनाव भी करते हैं तो सही और उचित लोगों का एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पे चुनाव करना चाहिए। दूसरा, संगठनात्मक मूल्यों में अंतर है। निजी क्षेत्र जो है वो लाभोन्मुखी कार्य करता है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं वो कल्याणमुखी होकर कार्य करता है। लाभ का उद्देश्य बनाम सार्वजनिक सेवा का भी है, जहां पर अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर जो भी है किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में सबसे पहले ये देखता है कि उसको कितना प्रॉफिट, कितने लॉस की स्थिति है। वहीं सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा व्यय करके लोगों को लाभ पहुंचाया जाए, यहाँ पर अपना लाभ के बजाय लोगों के कल्याण को, सार्वजनिक सेवा को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जो कि एक देखा जाए तो एक आपको यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है कि किस तरीके से एक निजी सेक्टर का व्यक्ति आके यहाँ पर लोगों के कल्याणकारी नियमों को किस तरीके से क्रियान्वित करने में अपनी भूमिका निभाएगा। हितों का टकराव है, हितों का टकराव है क्योंकि आप एक तरीके से देखें तो जो सार्वजनिक सेवा का जो कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी है, वो लगातार सिर्फ भारत के लोगों के संदर्भ में एक ऐसी क्रिया प्रक्रिया का पालन करता है जहां पर वो अपने लाभ को नहीं सुनिश्चित करता है, बल्कि लोगों के हितों को सार्वजनिक प्राथमिकता देता है। वो किसी भी ऐसी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है जहां पर वो लाभ कमाने की स्थिति उसे मिल रही हो। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं उनका मूल उद्देश्य ही सबसे पहले अपना हित देखना है,
और उसके बाद वहां पर बाकी सारी चीजों को। तो यहाँ पर हितों का एक टकराव होगा। क्या प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति क्या अपने लाभ को छोड़ देंगे? क्या वो जो प्राप्त कर रहे हैं, जहां सेवाएं दे रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, जहां से इनकम हो रही है, क्या वो उसे छोड़ देंगे? क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट के अधिकारी को यहाँ पर दो आय स्रोत वहां पे वो जनरेट नहीं कर सकता है, और इस तरह के कोई भी लाभ के पद जैसी स्थितियां होंगी तो वहां पे हितों के टकराव की भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। सीमित क्षेत्रों का होना, सीमित क्षेत्रता का मतलब कहने का है कि ये निजी सेक्टर जो है बड़ी बड़ी कंपनियों इत्यादि में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं। सीमित यहाँ पे इनको जो डेटा होता है वो स्थानीय लोगों से नहीं मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर इनके एजेंसीज के थ्रू मिलता है। जबकि सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो अधिकारी है वो डायरेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों से या लोगों से जुड़ाव रखता है और उस आधार पर उनकी समस्याओं को डेटा बना करके वहां पे पॉलिसीज क्रिएट करता है। तो ये किस तरीके से आप करेंगे, किस तरीके से ये बेहतर होगा, इसको भी कहीं से सुनिश्चित या थोड़ा सा दुविधा जरूर है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और एट द लास्ट एक आंतरिक प्रतिरोध की भी स्थिति आपको इसमें देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं आपका जो सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में जो अभ्यर्थी लगातार परीक्षा आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, और आपको अगर ऐसा लगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको लंबे समय तक सेवा करने के बाद भी आपको सर्वोच्च पद नहीं मिल रहे हैं, वो एक निजी सेक्टर का व्यक्ति जो है आके बैठ जाता है और आपका उसके कारण प्रमोशन रुक जाता है, आपकी क्रियाविधियां रुक जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आंतरिक प्रतिरोध भी जितने भी संघ लोक सेवा आयोग हैं या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा इसका भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। मैं कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आपको एक लैटरल एंट्री चाहिए ही क्यों, आप अगर ये तर्क देते हैं कि यहाँ पर विशेषज्ञ चाहिए, तो विशेषज्ञों के लिए आप सिलेबस इत्यादि को चेंज करिए, पैटर्न चेंज करिए, लोगों को भर्ती करिए, लेकिन ये प्रोसीजर कहीं से क्लियर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता है। अब इसके बाद एट द लास्ट ये चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पर लैटरल एंट्री के संदर्भ में अब तक पदों की भर्ती आपको कितनी देखने को मिली है। तो देखिए इसके लिए अभी तक 2 साल का जो डेटा हमें दिखाई देता है, 2020 में यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर 9 पदों की भर्ती लैटरल एंट्री के माध्यम से की गई है, और उससे भी बड़ी वैकेंसी आपको 2021 में देखने को मिली है जो करीब 3 गुना ज्यादा है। यहाँ पर देखिए 2021 में अब तक यूपीएससी के द्वारा 30 पदों के भर्ती को लेकर यहाँ पर लैटरल एंट्री पदों के माध्यम से भर्ती की जाएगी, और यहाँ पर आपको जो पद भरे जा रहे हैं वो संयुक्त सचिव और निदेशक स्तर के पद को भरने के लिए 30 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं और उसके माध्यम से फिलअप की जाएंगी। तो अगर कहने का मतलब है कि 30 पद जो आपको खाली होते, वहां पे प्रमोशन होता, लोगों वैकेंसीज आपको सीट खाली होती हैं और 30 और पद वहां पे जुड़ सकते थे, उनको यहाँ पर लैटरल एंट्री के माध्यम से यहाँ पे फिनिश कर दिया गया है। और इसके कारण यहाँ पर एक सीधा सा इंपैक्ट आपको दिखाई देता है कि लैटरल एंट्री आने से जो आपके पदों की संख्या है, जो वैकेंसीज यहाँ पर यूपीएससी निकाल रही है, उसमें आपको गिरावट ये देखने को मिल रही है, और हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में ये और भी ज्यादा हो सकती है। आप यहीं पर देख सकते हैं 1 ही साल में यहाँ पे 3 गुना वृद्धि हो चुकी है, और ये एक समस्याप्रद स्थिति है और सरकार को इसके बारे में यहाँ पर नए सिरे से सोचना चाहिए, और यूपीएससी को भी यदि इस तरह के विशेषज्ञों की भूमिका चाहिए तो फिर आपने एक सामान्य सिलेबस क्यों बना रखा है, इस पर एक पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो आई होप सो आप यहाँ पर लेटरल एंट्री के प्रोस्पेक्ट को समझ पाए होंगे और मैंने इसे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में किसी और विषय वस्तु को लेकर, किसी चर्चागत स्थितियों को लेकर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।